सर डॉक्टर रवि ठेसिया। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिविध बोधीय संग्रह के बारे में। तो त्रिविध बोधीय संग्रह क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले कोई भी व्याधि आती है तो उसमें हमें त्रिविध बोधीय संग्रह का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी या तो हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए या तो नैदानिक के लिए आता है तो हमें उसमें त्रिविध बोधीय संग्रह क्या है उस व्याधि का वो पता होना चाहिए। जैसे कि कोई व्याधि है ज्वर, अभी ज्वर का प्रत्यक्ष लक्षण है संताप। तो अभी ये संताप है वो किस तरह से उत्पन्न हुआ है और जो भी निदान है वो किस तरह से ज्वर को आगे बढ़ाते हैं शरीर में, वो जानने के लिए त्रिविध बोधीय संग्रह है वो इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि त्रिविध बोधीय संग्रह में तीन टाइप आते हैं। त्रिविध मीन्स थ्री, बोधीय मीन्स जिससे हमें ज्ञान होता है वो, और संग्रह मीन्स उसका समूह। तो वो तीन टाइप से विभाजित है। उसमें सबसे पहले आता है विकार प्रकृति। दूसरा आता है विकार अधिष्ठान। और तीसरा आता है विकार समुत्थान। ये तीनों जानने से जो कोई व्याधि है उसको हम पूरी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। अभी देखते हैं कि ये तीनों के अंतर्गत क्या आता है। तो विकार प्रकृति है वो 4 घटकों से बनी हुई है। सभी में अपने अपने डिवाइडेशन है। अब देखते हैं कि इनकी जरूरत क्या है। जैसे कि संप्राप्ति है, हमें व्याधि के अंदर देखना है। कोई भी है रोग, उसके 3 टाइप्स होते हैं, विकार, रोग और व्याधि। तो जो कोई भी व्याधि है उसमें क्या होता है कि दोष दुष्य समुच्चय रहता है। तो ये दोष दुष्य समुच्चय किस तरह से शरीर में बनता है उसके लिए त्रिविध बोधीय संग्रह की जरूरत होती है। यहाँ पे ये है समवाय धातु है। अब जैसे ही निदान आता है या तो जैसे ही हम निदान सेवन करते हैं तो वो समवाय धातु को इफेक्ट करता रहता है। समवाय धातु शरीर में जो भी निदान है उससे रेजिस्टेंस के लिए बनी हुई होती है, जिससे वो प्रतिकार करती है। लेकिन अगर निदान के पार्ट में बल है ज्यादा तो वो क्या करेगी कि अपना विकार प्रकृति है वो निर्माण करेगी। जिस तरह से समुत्थान होता है उसके अंतर्गत विकार प्रकृति और अधिष्ठान है वो रिएक्ट करते हैं। तो नैदानिक पार्ट है उसमें क्या आएगा, विकार समुत्थान। विकार प्रकृति के अंदर आएंगे 4 घटक आएंगे। जैसे कि ये कोई विकार प्रकृति है वो ये अधिष्ठान है। उसमें कैसे भेदन करती है ये घटना है विकार समुत्थान का पार्ट। तो इस तरह से जैसे ही कोई समवाय धातु है या कोई रोग है जैसे कि ज्वर है तो ज्वर की विकार प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान वो जानने से पूरा ज्वर व्याधि है उसको हम एनालिसिस कर पाएंगे। अब बात करते हैं त्रिविध बोधीय के संग्रह में जो विकार प्रकृति का पार्ट है उसको जानते हैं। विकार प्रकृति को हमने स्टेटमेंट किया होगा वो 4 घटकों से बनी हुई है, दोष, दुष्य, अग्नि और शांता। इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल फैक्टर। जिस तरह से विकार समुत्थान होता है
उसके अनुसार शरीर में विकार प्रकृति का निर्माण होता है। अब ये विकार प्रकृति है वो शरीर में किस तरह से निर्माण होती है। एक बार निर्माण होने के बाद वो धातु विभंजन किस तरह से करती है, और यही विकार प्रकृति है वो अधिष्ठान में भेदन किस तरह से करती है, वो पूरा ज्ञान है वो हमें मालूम पड़ता है रोग चतुष्क। रोग चतुष्क के अंतर्गत 4 अध्याय आते हैं। तो उसमें सबसे पहला अध्याय है क्रियन शीर्षीय अध्याय। उसके द्वारा विकार प्रकृति का पूरा ज्ञान है वो हमें मालूम होता है। तो अब देखते हैं कि विकार प्रकृति हमें विकार प्रकृति क्यों जाननी है। जैसे कि कोई व्याधि है, सपोज अजीर्ण व्याधि है या उदावल है, जो आतुर में अजीर्ण है या फिर उदावल है, तो वह उदावल या तो अजीर्ण व्याधि की कौन सी अवस्था में कौन से स्टेज में पहुंचा हुआ है, या तो उसने संरचना बनाई है तो धातु विभजन किस हद तक हुआ है, वो जानने के लिए हमें विकार प्रकृति है वो जानना आवश्यक है। विकार प्रकृति में ये जो चारों 4 घटक है वो फिक्स रहते हैं, दोष और दूषिय, अग्नि और शांता है वो वेरिएंट रहती है। जिस तरह से निधन सेवन होता है उस तरह से अग्नि और शांता है वो वेरिएंट होती है। अग्नि भी फिक्स रहता है, लेकिन अग्नि माध्य कितना है उसके अनुसार है विकार प्रकृति अपनी गति बताती है। तो क्रियन शीर्षीय अध्याय में हम देखेंगे कि विकार प्रकृति है उसको गति वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें कोष्ठ में विकार प्रकृति की गति जाननी है, तो वो पता चलेगा शिरोरोग से। तो उसका माध्यम होता है सिर, और इसमें हम क्या जान पाएंगे, पित्त को। उसी के अनुसार अगर हमें शाखा में गति चाहिए, कोष्ठ, अब उसी के अनुसार जो कोई भी व्याधि है वो अगर शाखा में हो रही है तो शाखा में विकार प्रकृति का निर्माण किस तरह से होता है उसको जानने के लिए उसका माध्यम है हृदरोग, फिर आएगा अधिष्ठान में आएगा हृदय, गति होगी कफ की, और ये है शाखा। अब उसी तरह से मर्मास्थि संधि में जानना है कि विकार प्रकृति का निर्माण किस तरह से होता है, तो उसके लिए आएगा मधुमेह, इसमें आएगा वायु। तो संहिताकार हमें क्या बताता है कि उन्होंने कॉमन हमें बता दिया है कि कोष्ठ में विकार प्रकृति किस तरह से निर्माण होती है, शाखा में किस तरह से निर्माण होती है, और मर्मास्थि संधि में किस तरह से निर्माण होती है। तो कोष्ठ में विकार प्रकृति में पित्त का जो अध्याय है वो तत्र श्लोका में शिरोरोगा हृदरोगा रोगामान विकल्प उस तरह से बताया हुआ है। तो सबसे पहले वो पित्त को निर्देश करता है, उसके बाद है कफ का श्लोक जो शरीर का बल है उसको निर्देश करता है, और फिर बाद में बताता है वायु को। अब ये तीनों है दोष, उसकी 9 टाइप्स की गति बताई हुई है। उसमें गति में आया सबसे पहले है ऊर्ध्व तिर्यक, उसके बाद है जो भी कोई स्थान है उसके अनुसार स्थान वृद्धि और क्षय, और ये सभी कहाँ देखना है, कोष शाखा और मर्मास्थि संधि में। तो ऊर्ध्व और तिर्यक स्थान वृद्धि और क्षय, और कोष शाखा और मर्मास्थि संधि किसकी गति, विकार प्रकृति की गति। अब ये है ऊर्ध्व और तिर्यक और स्थान वृद्धि क्षय, वो कोई एक ही स्थान में देख सकते हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आता है उसमें हम कहाँ विजुअलाइज कर पाएंगे, या तो कोष शाखा और मर्मास्थि संधि में उसी के कोई भी अंग प्रत्यंग अवयव है उसमें ऊर्ध्व तिर्यक गति है या स्थान वृद्धि और क्षय की गति है, वो हम जान पाएंगे। अब बात करते हैं ये कोई एक ही दोष के, जैसे कि शिरोरोग है, तो शिरोरोग में दोष क्या आएगा, पित्त।
दूसरी आएगा अश्रव, अग्नि जठराग्नि, और शांत आएगी जठराग्नि जल। यहाँ पे हमें पित्त, अश्रव, जठराग्नि और जठराग्नि निमित्त शांता है, उससे हमें शिरोरोग की विकार प्रकृति का पता चल पाएगा। उसी तरह से दूसरा बात है हृदरोग में, तो हृदरोग में दोष आएगा कफ, दूसरी आएगा स्थानस रस, रसाग्नि और रसाग्नि जनित शामिल। तो सिर, हृदय और बस्ती यही क्यों लिए है? क्योंकि इसमें है ज्यादातर व्याधि के प्रत्येक लक्षण मिलते हैं और इसी के ये त्रिमर्म है, तो उसी में ही ज्यादातर व्याधि के लक्षण हमें मालूम होते हैं, इसलिए सिर, हृदय और बस्ती के अनुसार विकार प्रकृति है उसकी गति बताई हुई है। अभी कोई दूसरा व्याधि है जिसमें एक ही दोष है, वो कंपल्सरी कोई एक ही हो, विकार प्रकृति में पित्त ही हो। अब पित्त और कफ दोनों भी हो सकते हैं, या फिर वायु और कफ वो भी प्राकृतिक गति बिगाड़ के हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? तो उसके लिए दिया गया है दोषमान विकल्प। फिर क्षय की बात की हुई है कि यह वृद्धि के अनुसार हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अगर दोष का क्षय हुआ है, पित्त, कफ और वायु, उसमें से किसी का भी क्षय हुआ है, तो उसको निर्देशित करने के लिए धातु क्षय का वर्णन किया गया है। फिर विकार प्रकृति एक बार निर्माण हो गई, उसने अपनी अलग एंटिटी बना ली है। अब क्या करेगा कि वो स्थान संचय, जो कोई भी अंग प्रत्यंग और अवयव है वहां पर स्थान संचय करके अपने प्रत्यक्ष लक्षण है वो एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि बस्ती में जाके मधुमेह, फिर अलग विकार प्रकृति धातु विभजन करके अपना अलग स्वरूप, संपयता से अलग स्वरूप, ये संपय धातु है, उससे अलग स्वरूप अपना बना के कोई एक लक्षण है वो निर्देशित करती है। उसके लिए हमें क्या बताया गया है? पीड़िका। अभी यही पीड़िका है, अगर उसकी उपेक्षा करते हैं तो ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है? विद्रवी। ये विद्रवी है वो धातु विभजन की प्रक्रिया है, वो विकार प्रकृति के द्वारा किस तरह से हो रही है वो बताती है। तो विद्रवी के माध्यम से धातु विभजन किस तरह से होता है, अभी यही अध्याय में संहिताकार है वो अधिष्ठान को किस तरह से समझना है उसके लिए हमें निर्देश दे रहा है। विद्रवी के माध्यम से अधिष्ठान में विकार प्रकृति है वो किस तरह से भेदन करती है वह हमें निर्देशित करने के लिए त्रिशोती अध्याय दिया गया है। उसी के बाद त्रिशोती अध्याय आता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन विकार प्रकृति है वो जिस तरह से समवाय धातु है, प्राकृत ये धातु है, अभी ये विकार प्रकृति एक बार निर्माण हो गई है, अभी उसकी गति किस तरह से होती है? तो अधिष्ठान के अंदर स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट होता है, दूसरा अधिष्ठान का इन्वॉल्वमेंट होता है, सार बिगड़ता है, किस स्थान को वो इन्वॉल्व करती है उसके अनुसार है, उसके सिम्टम्स है वो हमें शरीर में दिखाई देते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है वो कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम्स लेके आता है, तो उसमें हमें सबसे पहले देखना क्या है? विकार अधिष्ठान को देखना है। लेकिन विकार अधिष्ठान में भी हम क्या देखेंगे? उसका प्रत्यक्ष लक्षण को, प्रत्यक्ष लक्षण के अनुसार हम डायग्नोस करेंगे। जैसे कि स्थूल्य का पेशेंट है तो उसका प्रत्यक्ष लक्षण है लंबन और मेदोमास अयथा उच्च उत्साह, बराबर। स्थूल्य है और संधिवात एक साथ जैसे नए, तो उसमें हम सबसे पहले डायग्नोस सबसे पहले क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष लक्षण है वो जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे प्रत्यक्ष लक्षण का पता चलता है तो हमें उसकी विकार प्रकृति है
वो मालूम हो पाएगी। अब स्थूल्य और संधिवात एक बार हमें पता चल गया कि वही है, तो उसके अनुसार उसकी विकार प्रकृति है, वो हम उसमें कौन सा दोष है, दुष्य है और अग्नि और शांता है, वो हमें पता चल पाएगा। प्रत्यात्म लक्षण है वही विकार प्रकृति है, बट प्रत्यात्म लक्षण में क्या है कि वो लक्षण स्वरूप दी हुई है, उसमें दोष दुष्य और अग्नि शांता क्या है वो हमें तंत्रकार में निर्देशित नहीं करता है। उसके लिए अगर वो कौन से दोष दुष्य और अग्नि इन्वॉल्वमेंट है वो जानना है तो हमें क्या जानना पड़ेगा, क्रियाशीर्ष अध्याय है उसको देखना पड़ेगा। अब एक बार विकार प्रकृति का निर्माण हो जाता है तो वो अधिष्ठान में अलग अलग तरीके से भेदन करती है। उसके लिए हमें विद्रधि का उदाहरण दिया था। अब यह विद्रधि भी आंतरिक और बाह्य दो तरीके से बताई हुई है। तो आंतरिक अवस्था में विद्रधि होती है आंतरिक अंगावयव में, तो उसके भी सिम्टम दिए हुए हैं, बाह्य में होती है तो वो भी सिम्टम दी हुई है। वो हमें यह बताती है कि विकार प्रकृति है वो अधिष्ठान के कौन से अंग प्रत्येक अवयव स्रोतस प्राणायाम कौन से अंग को इन्वॉल्वमेंट करके ये लक्षण है वो क्रिएट करती है। अभी विकार प्रकृति में यही विकार प्रकृति की जो उद्भव और तिरी और स्थान वृद्धिशय की गति है वो कोष शाखा और मर्माद्य संधि में इस तरह से है, वही हमें बताई गई। तो इस तरह से त्रिविध बोध्य संग्रह में विकार प्रकृति है वो किस तरह से धातु विभजन की प्रक्रिया करती है वो हमें क्रियाशीर्ष अध्ययन के अंतर्गत मालूम होता है।